हेलो एवरीवन, वेलकम। एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्धन वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि जो भूति जो वंश है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। अब क्योंकि प्रारंभ में आपको ये आपका भारत का नक्शा दिख रहा होगा, हम इसके जो साम्राज्य जो विस्तार था इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद में हम जैसे डेली जो अपनी लाइव क्लासें चलती है उसके हिसाब से हम करेंगे। आइए, तो सबसे पहले देखो उनका जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस समय पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इसे नर्मदा नदी से यहाँ से नर्मदा नदी के दक्षिण में बढ़ने से इसे रोका। ठीक है, जिसका उल्लेख हमें एहोल नामक जो अभिलेख है इसके माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा देखो, उत्तर में आपको कहां से बताना, आपको उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, एवं पूर्व में कहां से, पूर्व में गंजाम नामक स्थान से पश्चिम में आपको याद रखना वल्लभी नामक स्थान तक इनका जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो उस समय था। इसके अलावा इनकी राजधानी कन्नौज थी, जहां इनकी बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था। कहां विवाह हुआ था? कन्नौज में, जो कि एक बड़ा उपजाऊ प्रदेश था। क्या था? बड़ा उपजाऊ प्रदेश था। अब हम बात करने जाएंगे अब इनके विस्तार से, इनके जो संपूर्ण जो राजा हुए हैं, 3 प्रमुख राजा हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब जैसा कि आपने वर्धन वंश का साम्राज्य का विस्तार देखा, अब हम बात करने जाएंगे इनके विस्तार के बारे में। देखिए, सबसे पहले वर्धन वंश में जो पुष्यभूति था, कौन? पुष्यभूति नामक जो शासक था, जो एक शिव उपासक था। क्या था? शिव उपासक था। उसने इस वर्धन वंश की स्थापना की। क्या की? इस वर्धन वंश की स्थापना लगभग 6वीं सदी के आसपास की। कब की? 6वीं सदी के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका देखो याद रखना, क्योंकि ये शिव उपासक था। आप आगे चल के देखोगे तो हर्षवर्धन भी क्या रहेगा? शिव और सूर्य का उपासक रहेगा। हालांकि हर्षवर्धन बाद में बौद्ध धर्म की जो शाखा है, महायान शाखा, उसका अनुयायी बन जाता है और उसका विस्तार भी करता है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि वर्धन वंश का जो संस्थापक है पुष्यभूति, उससे इसकी शुरुआत होती है, तो वो इसका क्या था? शिव का उपासक था। क्या था? शिव का उपासक। अब इसने क्या किया? देखो, दिल्ली के पास जो थानेश्वर नामक स्थान था, वहां पर वर्धन वंश की स्थापना कर दी। किसकी? वर्धन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इसके बाद में इसका जो आने वाले जो शासक है उनमें से प्रमुख रूप से 3 शासक आप मान सकते हैं। पहला प्रभाकर वर्धन, इसके अलावा दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा राज्यवर्धन। अब इसके बाद में जो गद्दी पर बैठने वाला जो अगला शासक है प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हालांकि शासक बना, लेकिन इसके बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसका जो पुत्र था, कौन? इसका जो बड़ा पुत्र था वो गद्दी पर बैठता है, और बड़े पुत्र का क्या नाम था? राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन को देखो, जैसे गद्दी पर बैठा तो इसे किन किन से जूझना पड़ा, कई युद्धों में ये उलझा रहा। इसके अलावा इसने जो बंगाल का जो शशांक राजा था, उससे इसको उलझना पड़ा, और इसमें इसने क्या किया? बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने इसकी हत्या कर दी लगभग 606 ईस्वी में। कब कर दी? 606 ईस्वी में इसने हत्या कर दी। किसने? बंगाल के गौड़ शासक, किसने? बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने। याद रहेगा, बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने किसकी कर दी हत्या? राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद में इसका छोटा पुत्र कौन बैठता है? हर्षवर्धन। कब बैठता है? लगभग 606 ईस्वी में। कब बैठता है? 606 ईस्वी में। तो उस समय क्योंकि जो साम्राज्य था वो अव्यवस्थित था। क्या था? अव्यवस्थित। तब होता क्या? देखो, हर्षवर्धन जैसे गद्दी पर बैठा, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो इसके सामने जो प्रमुख जो समस्याएं थी वो दो समस्याएं मान सकते हैं। पहली समस्या कौन सी थी? देखो, इसका जो बड़ा भाई था, कौन? राज्यवर्धन, इसकी मृत्यु का बदला लेना या इसकी हत्या का बदला लेना। इसके अलावा इसकी जो छोटी बहन थी, कौन? राज्यश्री, जिसका मैंने पहले बताया, नक्शा देखते वक्त आपने देखा होगा कि इसका जो विवाह था वो कन्नौज में हुआ था। क्या हुआ था? कन्नौज में। अब इसने क्या कर दिया? राजकाज छोड़ दिया, और इसके बाद में ये अज्ञातवास में चलेगी। तो दूसरा काम क्या हो गया इसका? अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढना। 2 काम इसके प्रमुख हो गए। पहला, अपने बड़े भाई जो राज्यवर्धन है उसकी मृत्यु का बदला लेना, हत्या का बदला लेना। और दूसरा काम कौन सा हो गया?
अपनी बहन, बहन का क्या नाम है, राज्यश्री को ढूंढना। क्या करना, राज्यश्री को ढूंढना। और इस तहत इन्होंने क्या किया, अपनी बहन राज्यश्री को तो क्या किया, ढूंढ निकाला। क्या किया, ढूंढ निकाला। और इस बंगाल के गौड़ शासक शशांक से इसने बदला लेने के लिए क्या किया, देखो इससे बदला लेने के लिए इसने एक कामरूप का राजा था, कामरूप का राजा था भास्कर वर्मा। कौन सा था, भास्कर वर्मा। इससे इसने क्या किया, संधि कर ली। क्या कर ली, संधि कर ली। और संधि करके इस बंगाल के गौड़ शासक शशांक के विरुद्ध एक बड़ी जो सेना है वो भेज दी। क्या कर दी, बड़ी सेना इसके विरुद्ध इसने क्या कर दी, भेज दी। किसके विरुद्ध, शशांक के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, शशांक के विरुद्ध। कहां का शासक था शशांक, बंगाल का गौड़ शासक था। क्या था, बंगाल का गौड़ शासक। हालांकि देखो इसको क्या हुआ, इसको 620 ईस्वी में, देखो कई अलग अलग जगह इसका अलग अलग मिलता है, कई जगह 625 ईस्वी में मिलता है। 620 ईस्वी में एक एहोल जो नामक जो अभिलेख है जिसकी हमने बात की, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, इस एहोल नामक अभिलेख से क्या पता चलता है हमें, एक युद्ध जिसमें किन किन के बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि अब दक्षिण में इसे यानी हर्षवर्धन को दक्षिण में नर्मदा नदी के आगे बढ़ने से किसने रोका, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसने क्या किया, हालांकि इसके विरुद्ध, बंगाल के गौड़ शासक के विरुद्ध इसने बड़ी सेना भेजी, लेकिन 620 ईस्वी में, कब की बात है, 620 ईस्वी में जो चालुक्य नरेश, कौन है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या सेकंड हम मान सकते हैं, इससे ये क्या हो गया, हार गया। कौन, हर्षवर्धन। कौन हार गया, हर्षवर्धन। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो किससे मिलता है, एहोल नामक अभिलेख से। किससे मिलता है, एहोल नामक अभिलेख से, एहोल अभिलेख से। और इस एहोल अभिलेख को लिखने वाला कौन था, याद रखना, रवि कीर्ति। कौन था, रवि कीर्ति। तो ये भी आप याद रखेंगे, रवि कीर्ति। ये अपने ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, तो रवि कीर्ति ने इसका उल्लेख किया। इसके अलावा अगर हम देखें, सीमाओं की हमने बात कर ली। सीमाओं में आपने देखा कि उत्तर में जो हिमाचल पर्वत है वहां से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, एवं आप पूर्व में अगर देखें, किसमें, पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में आपको कहां तक इनका, पश्चिम में वल्लभी नामक स्थान तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी राजधानी कहां थी, कन्नौज। कहां थी, कन्नौज। कन्नौज आपको पता है, कन्नौज का किसका विवाह हुआ था, राज्यश्री का। किसका विवाह हुआ था, राज्यश्री का इसका विवाह हुआ था। ठीक है। अब इसने क्या किया, लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। क्या किया, लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। और इस शासन के दौरान किसने, हर्षवर्धन ने एक पदवी धारण की, महाराजा धीराज। किसने की, महाराजा धीराज नामक एक पदवी किसने धारण की, हर्षवर्धन ने। किसने धारण की, हर्षवर्धन ने। ठीक है, याद रखना, महाराजा धीराज एक पदवी पहले भी आ चुकी है, उसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखना है। ठीक है, महाराजा धीराज जो उपाधि थी वो किसने धारण की, तो आपको क्या याद रखना है, हर्षवर्धन ने। किसने धारण की, हर्षवर्धन ने। अब क्योंकि ये इसका जो पूर्वज जो पुष्यभूति था, ठीक है, इसे वर्धन वंश भी कह सकते हैं, पुष्यभूति वंश, क्योंकि पुष्यभूति द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये भी शिव उपासक था। क्या था, शिव का उपासक। तो ये भी क्या था, जो हर्षवर्धन है ये भी आपको शिव का उपासक, शिव व, आप याद रखना, शिव व सूर्य का उपासक। किसका उपासक है, सूर्य का उपासक। ठीक है, लेकिन बाद में इसने क्या किया, बौद्ध धर्म की जो दो शाखाओं में से एक, कौन सी, महायान शाखा। कौन सी है, महायान शाखा। याद रखना, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं, दो शाखाएं। दो शाखाओं में से एक, दो शाखाएं कौन कौन सी, याद रखना, महायान शाखा और हीनयान शाखा। इसमें से महायान शाखा के प्रति इसका जो झुकाव है वो हो गया। क्या हो गया, इसका महायान शाखा के प्रति इसका क्या हो गया, झुकाव हो गया। याद रखना आपको, ये प्रारंभ में किसका उपासक था, शिव व सूर्य का उपासक था। किसका था, शिव व सूर्य का उपासक था। लेकिन बाद में इसका झुकाव किसकी तरफ हो गया, महायान अर्थात बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तरफ इसका जो झुकाव था वो हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये क्या करता था, प्रयाग में हर 5वें वर्ष, ठीक है, प्रयाग में हर 5वें वर्ष गंगा व यमुना के संगम पर, किसके संगम पर, गंगा व यमुना के संगम पर एक महोत्सव
आयोजित करता था, जिसमें वह दान करता था। क्या करता था? दान। याद रखना कहां पर? गंगा व यमुना। पहले तो नदियों के नाम याद रखना, गंगा यमुना संगम पर प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है, प्रति 5वें वर्ष क्या करता था? महोत्सव आयोजित करता था, ठीक है, महोत्सव आयोजित करता था। और इसमें ये क्या करता था? इस महोत्सव में ये दान करता था। क्या करता था? दान करता था, ठीक है। इस महोत्सव में ये क्या करता था? दान। प्रत्येक अपने 40 वर्ष में देख लो कितने हो गए इनके प्रति। एक अगर 5 वर्ष में एक महोत्सव होगा तो 40 वर्ष में कितने हो जाएंगे, आप देख लेना। तो ये गंगा यमुना संगम पर क्या करेगा? प्रति 5वें वर्ष पर प्रयाग नामक स्थान पर, कहां पर? याद रखना, ये प्रयाग नामक स्थान पर ये प्रति 5वें वर्ष एक महोत्सव का आयोजन करता था, जिसमें ये क्या करता था? दान इत्यादि करता था, दान इत्यादि करता था। और कहा जाता है कि इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया, और चीनी यात्री का क्या नाम था? वेनसांग। क्या नाम था? वेनसांग। वेनसांग। और इसने, ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग ने इसके 6ठे महोत्सव में शिरकत की, ठीक है, 6वें महोत्सव में इसने हिस्सा लिया। क्या क्या? इसने हिस्सा लिया। ये अपना हो गया कौन? वर्धन वंश। कौन सा हो गया? वर्धन वंश। हालांकि इसके बारे में कक्षा 6 और 7 में भी कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे हर्षवर्धन ने कुछ, ये कवि भी था, ठीक है, ये कई काव्य भी इसने रचे। तो इसके अलावा इसके शासनकाल में, इसके राज्यकाल में कई जो विद्वान थे वो भी इसके राज्यकाल में रहते थे। क्योंकि ये आउट ऑफ 10वीं के सिलेबस से बाहर है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न क्या रहेगा, देखिए, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की, ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना किसने? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।